मेरे प्रिय शिष्यगण, आप सभी का अभिनंदन, आभार। इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का विचार आपके नाम। बेवजह दिल पे कोई न बोझ भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई न बोझ भारी रखिए, ये जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। तो दोस्तों, आइए हम आपको लेकर के चलते हैं हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में। लेकिन उसके पहले मैं बीच में कुछ आँख में इन्फेक्शन होने की वजह से मैं बीच में क्लास नहीं ले पा रहा था। इससे मुझे बहुत दुख था कि मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा था, पढ़ाने में असमर्थ था, क्योंकि मेरी आँख में ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका था, इसलिए मैं पढ़ाने में असमर्थ हो रहा था। लेकिन अब मैं पूरी तरह से सही हो गया हूँ। इसके पिछले वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद में स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अन्य वर्ण, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन। आज हम पढ़ाएंगे आपको अल्प प्राण तथा महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का मतलब होता है वायु, हवा लेने के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिस व्यंजन का उच्चारण करने में कम से कम वायु बाहर निकले, उसको हम अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा ही काम होता है। तो अल्प प्राण हम उसे कहेंगे जिस व्यंजन को बोलने में कम से कम समय लगे, अर्थात कम से कम वायु बाहर निकले, उसी को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, अर्थात वायु कम से कम बाहर निकलती है, उस व्यंजन को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये इतने सारे व्यंजन हैं, क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ढ़, त, अड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। इस जितने व्यंजन दिए गए हैं, इनको जब आप बोलेंगे तो आपको एक अनुमान लगेगा कि इनको बोलने में कम से कम वायु बाहर निकल रही है। जैसे यदि क को आप बोलते हैं तो कम वायु निकलेगी, लेकिन वहीं पे ख को बोलें तो ज़्यादा वायु निकलेगी। ख, क, ठीक है। इस तरह आपको अंतर करना है। आइए, महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में अर्थात बोलने में वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात हवा बाहर ज़्यादा निकलती है, उसी को हम महाप्राण व्यंजन कहेंगे। अब आप देख लीजिए, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, छ, फ, भ, स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, जिसे काकल्य भी कहते हैं। इन दोनों में तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इनका उच्चारण करने में इनकी अपेक्षा कम वायु बाहर निकल रही है, लेकिन इनका उच्चारण करने में वायु ज़्यादा बाहर निकलती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको अभ्यास करना है इसको बोलकर। ठीक, आइए आगे है आपका वर्णों का संयोग, अर्थात वर्ण कैसे आपस में मिलते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं, यानी वर्ण जब आपस में मिलते हैं उनके मेल को ही वर्ण संयोग कहा जाता है। वर्णों के संयोग को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी वर्ण का जो संयोग है उसको दो पार्ट में हम बांटे हैं। पहला है व्यंजन का व्यंजन से संयोग, अर्थात व्यंजन व्यंजन से मिलता है
और दूसरा है व्यंजन का स्वर से संयोग। आप देखते हैं व्यंजन स्वर के साथ मिल जाता है और व्यंजन व्यंजन के साथ भी मिलता है। तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजन का व्यंजन से संयोग कैसे होता है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग निम्नलिखित नियमों पर आधारित होता है। पहला है पाई वाले व्यंजनों का संयोग। अब पाई किसे कहते हैं उसे देखिए। जिन व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा, आ की मात्रा की तरह एक खड़ी रेखा होती है, उन्हें पाई वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे ख में देख रहे हैं खड़ी पाई ऐसे लगी है, ग में लगी है, घ में लगी है, इन सब में लगी है। ठीक है। और दूसरा आगे दिया पाई वाले व्यंजनों को जब किसी आगे वाले व्यंजन से मिलाते हैं तो इसकी पाई हट जाती है। ठीक है। पाई वाले व्यंजनों को जब किसी आगे वाले व्यंजन से मिलाते हैं तो इसकी पाई हट जाती है। किसकी पाई? पहले वाले की पाई हट जाएगी। जब आधा तो को किसी पाई वाले व्यंजन के साथ मिलाएंगे तो इसका पाई हट जाएगी। ठीक है। यहां देख रहे हैं त्य बन जाएगा, अर्थात कोई शब्द हम बनाए हत्या, तो हत्या में आप देख रहे हैं व्यंजन व्यंजन के साथ जाके मिल रहा है। सत्य म, आधा म और ल तो क्या हो जाएगा अम्ल। उसी तरह आधा त और व त्व, जिससे शब्द बनेगा महत्व, जड़त्व। फिर आधा त और ल कत्ल। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पाई वाला व्यंजन आधा होता है किसी पाई वाले के साथ जब जुड़ता है तो पहले वाले का जो पाई है वो हट जाता है। ठीक है। बिना पाई वाले व्यंजनों का संयोग। बिना पाई वाले व्यंजनों जैसे छ, द, ठ, ड, ढ, द, ह का किसी अन्य व्यंजन से संयोग होता है तो पहले व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं तथा दूसरा व्यंजन पूरा लिखते हैं। अब क्या करेंगे? इसके साथ हलंत लगा देंगे। इसमें पाई है ही नहीं तो पाई हटेगी क्या? पाई होती तो पाई हटा देते। तो ऐसे लिखा जाएगा। क तथा फ का संयोग। क तथा फ वर्ण का संयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। आधा क प्लस त। तो क्या है? इसमें जो आधा क है ये जो नीचे गिरा हुआ है वो हट जाएगा, ऐसे लिखेंगे। आधा फ में भी क्या करेंगे? ये जो नीचे गिरा हुआ है उसको हटा देंगे। अंग, इय, ड़, न, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। इनके स्थान पर हम अनुस्वार लगाते हैं। संधि विच्छेद में हम अलग अलग नियमों में इनको हम पढ़ेंगे और आपको हम विस्तृत बताएंगे। ठीक है। तो अभी इसका एक तरह से ट्रेलर है। स्कूल में हम इसको ब्लैक बोर्ड पर विधिवत आपको समझाएंगे। ठीक। आप व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन आप प्रश्न पूछते नहीं। र वर्ण का संयोग। र वर्ण के संयोग के प्रमुख 3 नियम हैं। स्वर रहित र, यानी जिसमें स्वर रहता ही नहीं है उसे रेफ कहते हैं। ऊपर इस तरह लिखा जाता है। अगले वर्ण के ऊपर आता है, जो अगला वर्ण होता है उसी के ऊपर लिख दिया जाता है, किंतु इसका उच्चारण उस वर्ण के पहले होता है। जैसे मानिए र और आधा र और म, तो म के ऊपर हो जाएगा, तो म के पहले र का उच्चारण होगा। जैसे हम पढ़े धर्म, तो म के पहले आधा र पढ़े। कर्म, म के पहले आधा र पढ़ रहा है। ठीक है। उसी तरह गर्व है, पर्व है। जब र वर्ण से पूर्व कोई हलंत व्यंजन होता है तो र के रूप में अपने से पहले वाले व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, अर्थात इस तरह होता है। कह रहे जब र वर्ण से पूर्व कोई हलंत व्यंजन होता है, र से पहले कोई ऐसा व्यंजन हो जो हलंत लगा हो, तो कैसे करते? इस प के नीचे र को लिख देते हैं। प्र तो आधा पो है। ठीक है। प्रभाव, त्र त्र आधा तो और र, तो ऐसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ट
ट एवं ड के साथ संयुक्त होने पर र का प्रयोग इस तरह हो जाता है, इस तरह। जैसे आधा ट और र, तो र नीचे आ जाएगा, ट्रक, आधा ट और र, तो ऐसे र लिखा जाएगा। ड्रम, आधा ड और र, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यंजन का स्वर के साथ संयोग कैसे होता है। आज बस इतना है। ठीक है। अब इससे संबंधित कोई आपके लिए होमवर्क है तो होमवर्क के बारे में देख लेते हैं। आप तो ये कर चुके हैं व्यंजन के कितने भेद होते हैं, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप कर चुके हैं। ठीक है। ये सब भी आप कर चुके हैं। ठीक है। क ख का उच्चारण स्थान ये भी हो चुका है। इसमें भी आप लगभग कर चुके हैं। यानी कोई इससे संबंधित आपका होमवर्क नहीं है। ठीक है। कोई नहीं है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।